मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा देता हूं, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल थ्योरम और एक दो चीजें पढ़ाता हूं। उसके बाद में हम हमारा मेन फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वन डायमेंशन मोशन। तो हरिंग डालिए मैथमेटिकल टूल्स। इसमें कोई फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ फिजिक्स में यूज होने वाली मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें सबसे पहले लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट जैसे आप 11 12 पास कर लेंगे तो आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी कि आप मुझे पढ़ा देंगे, ठीक है? बट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में पढ़ा हुआ है, उसमें आपके पास याद होगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ये पता है आप लोगों को? यस और नो? ओके, ठीक है ठीक है। इसका मतलब मुझे इस पर ज्यादा टाइम पास नहीं करना। ओके, और इसको कई बार लिखते हैं, आपने ट्रिक पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव। लिख लो अगर ट्रिक नहीं बताइए। और अगर आपको मेरी वाली ट्रिक चाहिए, लोंडो वाली, तो ऐसी की तैसी, ये रहा, ऐसी की तैसी, ऐसे याद कर लो। बड़ो समझदार वाली लिख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो रूल्स ये हैं, लिख लीजिए इसके रूल्स। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, आपको फायदा हो जाएगा। 90 एंड 270 चेंज होगा। देखो मैथ्स मुझे पढ़ानी नहीं आती, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पर समझा दूंगा। और 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, है ना? 0 180 डिग्री नो चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है साइन थीटा से कॉस थीटा और कॉस थीटा से साइन थीटा, ये इसको हम चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर दूंगा। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा, इसको भी मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, कैसे अभी समझाऊंगा, देखना। आइए, मैं आपसे बोलता हूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सुनना। तो आप इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ना है? साइन 90 प्लस माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस माइनस थीटा से तोड़ दीजिएगा। तो साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30। क्लियर? अब आपने ये 90 लिखा है, मैंने आपको लिखाया था 90 और 270 में चेंज होगा। कि क्या चेंज होगा? कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस 30। क्लियर? अब यानी कि आपको कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब क्या करना है? अब आप क्वाड्रेंट में देखिए, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2 एंड दैट इज योर आंसर। कोई बात है तो पूछिए अभी। कोस 150 की वैल्यू निकालिए, इसको भी तोड़िए। कोस 90 प्लस 60 टूट जाएगा। फिर से आपने 90 लिखा है तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में।
तो cos थीटा को मैं sin थीटा में चेंज कर दूंगा, यानी कि sin 60। अब आप sin 60 की वैल्यू लिख दीजिए। sin 60 होता है, हाँ सही बोल रहे हो, √3/2। अब मुझे पता है cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नहीं cos नेगेटिव होता है, इसीलिए cos 150 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी? √3/2। सिमिलरली आइए इसको फिर से तोड़ता हूं। cos 90 प्लस 30, 90 लिख दिया है, इसलिए चेंज होगा। क्या चेंज होगा? cos थीटा में चेंज होगा, cos थीटा sin थीटा में चेंज होगा, यानी कि sin 30। sin 30 1/2 होता है। अब सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करना है आपको, यानी कि तोड़ना है। आइए तो मैथमेटिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है और डिफरेंशिएशन दिया क्यों गया था उसके बारे में सोचते हैं। सपोज कीजिए ये कोई कर्व है, क्लियर। अब इस कर्व का मुझे स्लोप निकालना है, यहां पर स्लोप निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो सपोज कीजिए मुझे इस जगह पर स्लोप निकालना है और मैं यहां पर एक टेंजेंट खींचता हूं और इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है इस तरह से, थीटा। इस चीज को मैंने बोला x1, इसको बोला मैंने x2, यहां बोला y1 और ये वैल्यू है y2। तो अब आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका स्लोप निकालना है। मैथ्स में स्लोप को डिफाइन करा गया है tan थीटा, ये वाला एंगल का टेंजेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये हमारे पास स्लोप होता है। और जब ये पॉइंट की बात करते हैं, इस छोटे से सेगमेंट की बात करते हैं बेटा, तो ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाता है, इतना हो जाता है, और इससे भी छोटा। इस चीज को हम बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा x इज ट्रेंडिंग टू 0, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा x बहुत छोटा है। तो मैथमेटिक्स में इसको लिखा जाता है dy/dx और ये आता है हमारे पास स्लोप। और इसको हम पढ़ते हैं y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये मैथमेटिकल मीनिंग है। तो ये स्लोप अगर किसी भी चीज का निकालना है, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, तो हम बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर? पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, अभी डिफरेंशिएशन कब करते हैं, कैसे करेंगे, उस चीज पे मत जाइए। अभी आप y और वेन जैसा कोई भी प्रश्न अपने दिमाग में मत लाइए कि क्यों करेंगे, कैसे, कब करेंगे, ये आपको अभी नहीं पता लगेगा। ये आपको पता लगेगा जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इन सब चीजों का यूज कराता जाऊंगा। अभी सिर्फ हमें सीखना है कि ये करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो बेसिकली बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिए गए हैं, तो उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं आपके लिए कि वो फॉर्मूले क्या है। लिख लीजिए। ओके, पहला, अगर हम कहते हैं y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो ये भी याद रखना dy/dx में y शुड बी या y शुड डिपेंड्स ऑन x, यानी कि y x पे डिपेंड करना चाहिए। इसको मैथ्स में बोलते हैं y शुड बी ए फंक्शन ऑफ x। अगर y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है
तो y का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि y डिपेंड्स कर रहा है नहीं कर रहा है? y की इक्वेशन से। अगर आपको दिया है फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2, तो y x पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं कहता हूं y इक्वल्स टू 2x, तो कह देंगे कि y x पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह से हमें पता लग जाता है। तो अगर मैं कहता हूं y कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो x पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा तो dk बाय dx का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। जब के बदलेगा ही नहीं तो उसमें डिफरेंस कैसे आएगा? अगर के कांस्टेंट है तो उसमें डिफरेंस क्या आया? 0। दैट इज दूसरा फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। हमारी फिजिक्स में काफी ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है। तो दिख रहा है y x पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा y x की पावर n dx, और फॉर्मूला है n इंटू एक्स n माइनस 1। खत्म। तीसरा, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n है, तो इसको कैसे करते हैं? अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो k का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसलिए इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपको dx की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज n इंटू एक्स n माइनस 1। ये देखिए, चलिए और आइए, फोर्थ, y इज इक्वल्स टू साइन x। तो देख रहे हो आप y x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लिखेंगे y बाय dx, यानी कि d साइन x बाय dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। ये याद रखना पड़ेगा। स्मरण रहे, मैं आपसे बोल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और मैं आपसे बोलूं dy बाई dx क्या आएगा? आप लिखते हैं d साइन थीटा इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x पे नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं dy बाई डी थीटा बताइए, तो आप निकाल देंगे कि d साइन थीटा अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? y x पे डिपेंड करना चाहिए, तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, लिख लीजिए इसको आराम से। कोस एक्स, तो सिमिलरली कोस एक्स का डिफरेंशिएशन याद करना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगेन वही थीटा आ जाएगा, तो फिर वही थीटा के बेस पर होगा। टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। और सेवंथ है हमारे पास, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू log x। अब ये log क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, है ना? तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लीजिए कि अगर a की पावर b इज इक्वल टू c है, तो इसको log एक टूल दे करके एक्सपेंड करा जाता है। इसको बोला जाता है log ऑफ c एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू b। तो इस तरह से log का कन्वर्जन है। ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारे काफी काम आता है। आप केमिस्ट्री में इसको जरूर पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाता है d log x एट द बेस ऑफ e, है ना? ये e की पावर x नहीं है, ये g के यहां पर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, है ना? और इसका आता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब यहां पर आप जगह छोड़ दीजिए। 8, 9, 10 2-3 फॉर्मूले में आपको और लिखाऊंगा, बट थोड़ा रुक करके, वो आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा। रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल ये है कि ये अगर आपको बोलता है y इज इक्वल टू यू प्लस वी है या माइनस है, तो आप सिंपली इसको अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, यानी कि u प्लस वी या माइनस का dx के रेस्पेक्ट में, तो आप कर सकते हैं du प्लस dx प्लस dv बाई dx। माइनस है तो माइनस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यहां प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो। दूसरा रूल आता है प्रोडक्ट रूल। हाँ, ये देखना ना कि u और v x के साथ में चेंज होना चाहिए, है ना? जैसे मैं बोल दूं 3x प्लस 4x है,
तो दोनों x के साथ चेंज होंगे, तो आप d3x बाई dx और d4x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिपीट करूं बेटा, मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर आपके पास y इक्वल टू यू प्लस बी या u माइनस बी होता है, तो आप इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन, अगर ये माइनस है तो u का डिफरेंशिएशन माइनस b का डिफरेंशिएशन, बस इतनी सी बात बताइए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल। चलो प्रोडक्ट रूल, अगर मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू यू प्लस बी है और दोनों ही x के साथ में बदलते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको मैं अपने शब्दों में कहता हूं छोड़ो पकड़ो विधि। इसका क्या मतलब है, पहले u को छोड़ दो और v का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन कर लो, u को कांस्टेंट मान करके v का डिफरेंशिएशन, v को कांस्टेंट मान करके u का डिफरेंशिएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा है डिवाइड के लिए, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू यू अपॉन v है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें क्योंकि हमारा अलग तरीके से काम कर जाता है, तो कहते हैं पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़िए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि du बाई dx माइनस पलट दीजिए u dv बाई dx। अब इसको जैसे याद करना चाहे वैसे याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो मुझे आप dy बाई dx करके बताइए कितना आएगा। चलो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि x की पावर n होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स एन माइनस 1, तो पॉलिनोमियल तो है ही, सही है, तो d x की पावर 4 बाई dx, तो 4x 4 माइनस 1 यानी कि 4x क्यूब। देख लीजिए n इंटू एन माइनस 1, और ट्राई कीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये हुआ आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 2 यानी कि x की पावर माइनस 1 बाई 2। तो फिर से मैं इसको लिखूंगा n इंटू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। चलिए अगला एक और ट्राई कीजिए, y इज इक्वल टू 2x की पावर 4, टू कांस्टेंट है। याद कीजिए जब हमारे पास y इज इक्वल टू kx था तो हमने बोला था कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, तो 2 को बाहर ले लीजिए, ये हो गया x की पावर 4 बाई dx, और इसको आप लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का कीजिए डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1, तो जब आप x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 यानी कि माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आइए y इज इक्वल टू एक्स साइन x,
देखो अब यहां पर दो चीजें हैं, एक x और एक sin x, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों ही x पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं छोड़ो पकड़ो विधि। एक बार x को छोड़ दो, sin का डिफरेंशिएशन प्लस sin को छोड़ दीजिए, x का डिफरेंशिएशन खत्म। तो x sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस dx by dx हो गया 1 sin x, दैट विल बी योर आंसर। अगला कीजिए, y इज इक्वल टू sin x cos x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अगेन साइन को छोड़ दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन, अब कॉस को छोड़ दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो बेसिकली ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया ना यार। आपको याद है मैंने जहां पे फॉर्मूले लिखवाए थे वहां पे मैंने जगह छोड़ी थी, वहां पर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ये याद रखना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। अब आते हैं चेन रूल पे। चेन रूल करा जाता है कंपोजिट फंक्शंस के लिए, मतलब एक फंक्शन बदल रहा है उसके अंदर भी कुछ बदल रहा है। मतलब जैसे मैं करूं 1 प्लस 3x, अब इसमें कंपोजिट फंक्शन कैसे हुआ कि 1 प्लस 3x की वैल्यू x के साथ बदलेगी, साथ में 3x भी बदलेगा। तो दो वेरिएबल हो गए यहां पर। जैसे मैं बोल दूं e की पावर 3x, अगर x बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी, साथ में ये वैल्यू भी बदलेगी। ये हो गया हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। मैं कहता हूं sin 3x, अगर x बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी और साथ में ये भी बदलेगा। तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाता है, इस तरह को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब मैं मैथ्स इतने पढ़ा नहीं हूं, वरना तो मैं और ज्यादा समझा देता, पर मेरा काम इतने में हो जाता है। हमें इसके बारे में सीखना है। तो सुन लीजिए, इसमें हम पहले तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले बड़े वाले का और फिर छोटे वाले का। देखना ध्यान से, प्रैक्टिस से आ जाएगा ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू साइन के एक्स, तो पहले आप साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, समझना। तो d साइन के एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा कोस के एक्स। खत्म हो गया, इस पूरे का कर दिया। अब आप करेंगे के एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी के एक्स बाई डी एक्स डॉट। तो ये कितना हो जाएगा, कोस के एक्स, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये हो गया के कॉस के एक्स। लिख लीजिए, पूरे का करेंगे और फिर अंदर वाले में, यानी कि बड़े वाले गोले का और फिर छोटे वाले गोले का। आप एक करके देखिए, y इज इक्वल टू कोस के एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले इस पूरे का करेंगे, तो d cos के एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पूरे का कर दो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा लिख दो। फिर आपको करना है अंदर वाले का, डॉट के एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाई के। और ट्राई कीजिए, y इज इक्वल टू e की पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब मुझे पता लग गया कंपोजिट फंक्शन है, तो एक बार इस पूरे का करूंगा और फिर इसका करूंगा, देखते हैं। तो d e की पावर 3x बाई डी एक्स,
तो मुझे पता है e की पावर में जो होता है डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, तो इसको तो ऐसा कैसे लिख दो। अब अंदर वाला कर दीजिए। दिस इज, मजा आएगा, धीरे धीरे आएगा। बाकी आप ये सब मैथ्स में सीख जाओगे, टुच्ची सी चीजें लगेंगी आपको जब आप मैथ्स में पढ़ लोगे तो। अगला करो। मतलब क्या होता है बेटा ई वैसे मैथ्स में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 2.71। अगला वाला करना, गलत मत करना। y इज इक्वल टू x साइन 3x। देखते हैं क्या चीज है ये। इसमें दो रूल लग रहे हैं। एक तो ये प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट रूल, और एक ये कंपोजिट फंक्शन वाला यानी कि चेन रूल। ठीक है, तो लगाते हैं, देखते हैं। पहले मुझे कहता है दोनों प्रोडक्ट में तो छोड़ो पकड़ो रूल, तो x को छोड़ा, साइन का डिफरेंशिएशन, प्लस साइन को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले इस पूरे का करेंगे और फिर अंदर वाले का करेंगे। क्लियर? तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x और d 3x बाई dx। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस साइन 3x, dx बाई dx बन हो गया। अब आ जाइए x cos 3x। अब इसको में 3 बाहर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा dx बाई dx, कट गया, प्लस साइन 3x। दैट इज योर आंसर। सर साइन 3x के आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे dx अपॉन dx? अरे तो हो क्या 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 ये आ गया ना। हाँ इस साइड तो आ गया, लेकिन राइट साइड यहाँ पर प्लस करोगे साइन 3x, यहाँ इसके साथ में नीचे नीचे यहाँ हाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे d 3x अपॉन dx? क्यों भाई? मुझे इसको तो पूरा छोड़ दिया मैंने, तो dx बाई dx का डिफरेंशिएशन तो करा है, तो dx बाई dx 1 हो गया, तो बचा तो साइन 3x। साइन 3x का दोबारा से थोड़ा ना करा है। नहीं करेंगे साइन 3x। क्यों? अरे बेटा आओ इधर। हम क्या लिखते थे कि u और v में जब मल्टीप्लाई होता था तो एक बार u को छोड़ करके सिर्फ v का डिफरेंशिएशन करते थे, तो जो रूल लगना है यहां लगना है। जब मैंने साइन 3x को छोड़ दिया है तो रूल तो यहां लगेगा, इसमें कहां से रूल लगेगा? ये तो छोड़ दिया ना आपने, इसको आपने कांस्टेंट मान करके अलग कर लिया। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x cos 3x प्लस साइन 3x। अच्छा आप बताओ, साइन 30 इंटू 2 इज इक्वल टू साइन 60। नो सर। हाँ साइन एक्स स्क्वायर का करना। अब क्या करूंगा? पहले मैं इस पूरे का करूंगा और फिर अंदर वाले का करूंगा। तो जब पूरे का करूंगा तो ये क्या होगा? cos एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का कर दूंगा n इंटू n माइनस 1 से। इसका कैसे करते हैं? n इंटू एक्स 2 माइनस 1 दैट इज 1। y इज इक्वल टू कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से एक बार इस पूरे का होगा और फिर इसका होगा, तो d कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं। इस पूरे का करूंगा तो कोस की जगह आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले को पकड़ लो, डॉट 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बाहर वाला तो ऐसा ही हो गया,
डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। अभी दोनों को अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत है, d2x प्लस dx स्क्वायर dx, बस हो गया काम। टू प्लस 2x, दिस इज आंसर। एक और कर लो, उसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूं। इसका कीजिए, पहले मैं इस पूरे का कर दूंगा और फिर 3x का कर दूंगा। तो आपको फॉर्मूले में देखिए log ex का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, यानी कि 1/3x आ जाएगा। फिर एक बार इसका कर दो, 3 बाहर आ गया, ds/dx 1 हो गया, यानी कि 1/x। जहां पर आपने ये फॉर्मूला लिखा था अभी y = e की पावर x में, जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेचारे का होता ही नहीं है। इसका अगला फॉर्मूला लिख लीजिए कि y = sin kx, इसका डिफरेंशिएशन होता है d sin kx by dx, cos kx, सॉरी, क्योंकि पहले आप sin kx का करेंगे और फिर kx का करेंगे। सिमिलरली आपके पास आ जाता है cos kx, तो इस पूरे का कर दीजिए माइनस sin kx और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए k से। बस इतना याद रख लेंगे, मेरी फिजिक्स हो जाएगी। चलिए इतना काफी। इंटीग्रेशन लिख लीजिए, पहले पॉइंट मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, हरिंग डालिए, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन या मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए समझिए, आइए सपोज कीजिए कोई कर्व है x1 x2 y1 y2, आपसे बोलता है कि इसका एरिया निकालो यार। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। कॉपी के टॉप पर लिखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, हाँ। तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इसमें बहुत छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, ये वाला। इस छोटे से सेगमेंट की लेंथ में मान लेता हूं कि dx है। अब जब dx जाओगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, यहां पे कुछ और होगी, ऊपर कुछ और होगी, लेकिन इस y की वैल्यू में बहुत कम चेंजेस आएगा क्योंकि dx इज ट्रेंडिंग टू 0। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये y है। यहां से यहां तक हम ये मान लेते हैं कि y की वैल्यू में कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला। तो लंबाई लेंथ dx और ब्रेड्थ कितना आ गया y। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या हो जाएगा, dA। इस छोटे से एरिया को मैं dA कह देता हूं, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि y इंटू dx। अब मुझसे कहा कि इस पूरे का एरिया निकालो यार, इस पूरे का एरिया निकालो ये। तो मैं कहूंगा कि कर देता हूं मैं, कि कैसे करोगे, कि मैं क्या करूंगा, ऐसे ही छोटे 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 कई सारे एरिया निकाल लूंगा, कई सारे सेगमेंट मानूंगा और उन सारे सेगमेंट का एरिया में सम कर दूंगा। सम ऑफ y dx विल बी सम ऑफ dA। तो इसका एरिया dA हो गया,
ऐसा ही एक और सेगमेंट मानूंगा, उसका भी एरिया डी ए मान लूंगा, ऐसे ही डी ए मानूंगा, ऐसे डी ए का सम कर दूंगा। तो इस सम ऑफ को लिखा जाता है, एस को लंबा कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, और ये है हमारे पास इंटीग्रेशन। लिख लीजिए इसको। और इसमें कई बार हम ये भी लिखा देते हैं कि x की लिमिट लगाई जाती है कि कहां से कहां तक है, dx की रेंज कितनी है कि x1 से x2, तो इसको हम बोलते हैं लिमिट x1 से x2, 0 से a। ये हम बाद में क्लियर कर देंगे, इसलिए मैं लिमिट लिखा भी नहीं रहा था। आप चाहे तो हटा देना, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में देखेंगे। हाँ, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी कर्व का जो एरिया निकलता है उस एरिया के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। जिस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था कि x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स n माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन में, k x की पावर n का k x n माइनस वन होता है n टाइम्स। मैंने बोला था कि साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, साइन kx का होता है cos x इंटू k, और cos kx का होता है k टाइम्स ऑफ माइनस साइन x। मैंने लोग x का बताया था 1/x और e की पावर x का e की पावर x बताया था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ऐसे ही फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रेशन में भी होते हैं। ये समझ लीजिएगा, अगर a के डिफरेंशिएशन से b आता है तो याद रखिएगा b के इंटीग्रेशन से a जरूर आएगा। क्लियर? तो जस्ट उल्टा है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ देना, इंटीग्रेट करने का मतलब है इन टुकड़ों को जोड़ देना। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं पहले और फिर बात करते हैं इनको करना कैसे। चलिए, तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर कोई फंक्शन है तो इसको आप इंटीग्रेट करते हो y dx से। अभी मैं लिमिट्स की बातें नहीं करूंगा, ठीक है? तो y की वैल्यू रखता हूं x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस i क्या है कि सर कुछ भी कोई कांस्टेंट लगा रखा है। क्यों लगा रखा है बाद में बात करते रहेंगे इसके बारे में, बट हर एक के साथ में प्लस i लिखते चलेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का ये है, लिख लीजिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू k x की पावर n है, k कांस्टेंट है, तो k x की पावर n dx, इसको आप लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ x की पावर n dx। बस खत्म। और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपने करा ही हुआ है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारी काफी हद तक फिजिक्स यहीं से चलेगी। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। याद रखना 11 12 में सबसे टफ सब्जेक्ट जो आपके सामने निकल करके आएगा वो यही वाला है, फिजिक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था? ओके, माइनस साइन एक्स। अगर हम कहते हैं कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है तो माइनस हटा दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस से लगा दो बस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स, लेकिन यहां चूंकि माइनस लग रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे, माइनस कोस एक्स प्लस आई, खत्म। और मेरे को पता कैसे याद रखता है, ये ऐसे, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा ही है, तो दोनों साफ साफ जैसे दिखते हैं तो मुझे लगेगा कि माइनस आएगा। साइन के इंटीग्रेशन में माइनस आता है और कोस के डिफरेंशिएशन में, सिंपल। चौथा, y इज इक्वल टू कोस एक्स। मुझे याद है कि साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से कोस एक्स आता था, तो कोस एक्स के इंटीग्रेशन से साइन एक्स आ जाएगा, खत्म।
y इज इक्वल टू साइन के एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता था, तो इसका भी हो जाएगा माइनस कोस के एक्स, बट डिवाइड में आपको के करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, लिख लेना। सिमिलरली कोस के एक्स का जब आप करते थे तो ये आ जाएगा साइन के एक्स अपॉन के प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूं, क्योंकि बाद में बच्चे पूछ लेते हैं, बायो वाले ज्यादा पूछते हैं, मैथ्स वाले तो नहीं पूछते, कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होगा एक्स, ऐसे कुछ भी। डीएक्स क्या होता है? छोटा टुकड़ा, छोटे टुकड़े को जोड़ दोगे तो बड़ा टुकड़ा बन जाएगा, ऐसे समझ लो। यहां पर एक और फॉर्मूला मुझे लिखाना है, उसकी जगह छोड़ दो, वो वक्त पढ़ने पे लिखाया जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या करके लिख लीजिए, एक ही बार में कराते हैं। y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा? इजी है, कर दीजिए। आइए करिए, y dx निकालना है ना, तो 4x क्यूब dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस x का dx और 3dx, कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस रूल तो यही है 2x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दूसरे वाले का भी। तीसरा x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसमें 3 को बाहर ले लीजिए और dx का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आइए ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट जोड़ करके एक कांस्टेंट लिख दो, खत्म करो। 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया 4x की पावर 4 प्लस 2/3 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 3x और ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देख लीजिए, कोई बात है तो बोलिए, पहले गाड़ी में यही रोक रहा हूं अभी। अरे 4 तो कट गया ना, सॉरी। और देता हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों को करना है। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन करके बताइए मुझे। देखना, इसको मैं लिखता हूं y x की पावर -2, फिर y dx मुझे निकालना है, तो x n प्लस 1 कर दीजिए अपॉन n प्लस 1 -1 अपॉन x विल बी योर आंसर। देख लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका क्या रोल है क्या नहीं है वो सब हम बाद में सीख लेंगे। एक्चुअली इसकी वैल्यू निकाली जाती है, जो गिवन कंडीशन होती है ना उस हिसाब से। अब देखो, ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर वाले तरीके से करता हूं तो ये x-1 हो जाएगा, और मैं -1 प्लस 1 करूंगा, -1 प्लस 1 करूंगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 और 0। x की पावर 0 का मतलब 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन आ गया। बट मैंने आपको बताया था कि a के डिफरेंशिएशन से अगर b आता है तो b के इंटीग्रेशन से a आना चाहिए। अब मुझे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की तलाश है जिसके डिफरेंशिएशन से 1/x आता हो, ताकि मैं लिख सकूं कि 1/x के इंटीग्रेशन से ये आता है। ये क्वांटिटी कौन सी है, ये आप मुझे बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जिसके डिफरेंशिएशन से 1/x आता है? log x, वो भी e की बेस पे होती है बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो हम निकालते हैं। log
ई की बेस पर x, इसके डिफरेंशिएशन से 1/x आता है। तो 8वां फॉर्मूला जो मैंने छुड़ाया था आपको, उस 8वें फॉर्मूले में लिख लीजिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x बाई, मतलब एक्सेप्शन मान लो इसको, तो नॉट डिफाइंड ना लिख करके हम log x लिखते हैं एट द बेस ऑफ e। और ये log क्या है, ये सब हम पढ़ते रहेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग ये सारी चीजें। तो फॉर्मूला हमारे हो गए कंप्लीट। तो फाइनली मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूं ताकि आप गलती ना करें, कि बेटा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है xn+1 अपॉन n+1। याद रख लीजिए n कैन नॉट बी -1, n कैन नॉट बी -1 बिकॉज इफ n इज -1 तो ये हो जाएगा 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन डिफाइंड है log x से। x की पावर n में n कैन नॉट बी -1। जब हम इनका यूज करने लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये कैसे वैल्यू निकालनी है। आइए बेटा, हम बेटा इंटीग्रेशन जो करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखिए, the integration whose limits are defined, the integration whose limits are defined। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख देना जिसकी लिमिट पता होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उधर लिखिए इंडेफिनेट में द इंटीग्रेशन whose limits are not defined। whose limits are not defined। आपने जो अभी तक सीखा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। जब आप ये करते थे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1, तो यहां पर इसकी लिमिट नहीं पता थी हमें कि कहां से कहां तक करना है, इसीलिए हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना सीखा था i। क्लियर? अब जो हम सीखेंगे उसमें इसकी लिमिट पता होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं कह दूं कि ये कोई कर्व है x और y के बीच में, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं कह दूंगा ये रहा, एक छोटा सा सेगमेंट मानूंगा जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, y और ये है मेरे पास dx। तो इस सेगमेंट का एरिया अंडर द कर्व होगा y dx, और इसका एरिया मैंने dA मान लिया है, तो dA की वैल्यू मैंने निकाल दी। मुझसे पूछता है सबका एरिया बताओ, कि ठीक है बता देंगे। कि कैसे बताओगे, कि मैं सबको इंटीग्रेट कर दूंगा, कि ठीक है। अब बताना मुझे इंटीग्रेशन मेरे को यहां से यानी कि x1 वाली वैल्यू से x2 वैल्यू तक ही चाहिए, या ये कर्व इधर आ जाता तो मैं कह देता यहां से है, बट ये कर्व यहां से, तो मुझे x की वैल्यू x1 से x2 चाहिए जिसकी लिमिट मुझे पता है। तो मैं यहां लिमिट लगा दूंगा x1 दैट इज लोअर लिमिट, और अपर लिमिट में x2, कि ठीक है। कि एरिया में एरिया की भी लिमिट लगाऊंगा, समझना ये एक्चुअली ऐसा है, x को ऐसे खींच सकते हो आप, ये यहां पर है, अभी क्या है x1 0 है तो ये यहां पर है। जैसे जैसे x1 की लिमिट बढ़ती जाएगी, x1 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरा x2 हो जाएगा, तो पूरा एरिया हो जाएगा। जब ये लिमिट x1 थी तो एरिया था ही नहीं, 0, और जब ये लिमिट पूरी x2 आ गई तो पूरा एरिया काउंट हो गया, जिसको मैं बोल रहा हूं a। तो LHS की लिमिट मैक्सिमम केसेस में 0 से a ही लगती है, तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिख लीजिए। और अब हम सीखेंगे कि ये लिमिट सॉल्व कैसे होती है, बस लिख लीजिए। मतलब जब ये x1 था तो एरिया कुछ था ही नहीं, तो ये 0 हो गया, और जैसे जैसे ये x1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये एरिया आता जाएगा, ये देखिए पूरा। तो जब x1 पे एरिया 0, तो x2 जब आपने माना है तो एरिया ये पूरा कवर हो गया, तो 0 से a। आइए
हूं y इज इक्वल टू 3x² और x की वैल्यू 1 टू x की वैल्यू 2 है, या 4 मान लो, या 2 से 4 मान लो, जो भी आपको लगे। अब मुझसे बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, यानी कि मुझे y dx निकालना है, और x की लिमिट क्या है 2 से 4। ठीक है, तो पहले मैं y की वैल्यू रखता हूं, आराम से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 2 से 4, पहले तो आप लिमिट छोड़ दो, सिंपल करो, 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और x होगा x 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अब नया क्या करना है वो देख लीजिए। अब यहां पर आपको एक मोड लेना है और ये 2 को नीचे लिखना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब क्या करना है, x की जगह एक बार 4 रखना है और x इज इक्वल टू एक बार 2 रखना है, ये काम करना है। कैसे, इधर देखिए, 2 + 1 3 हो गया, तो 3/3 इधर हो गया, ये 1 हो जाएगा। x की जगह एक बार अपर लिमिट क्यूब है माइनस लोअर लिमिट, हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके बाद में मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बस अब आ गया ये 1, क्या ये 4 4 16 64 64 और 8, और जो भी इसको आप सोल्व करना है कर लो। 56 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ x की जगह, क्योंकि लिमिट x की है, तो एक बार 4 माइनस 2, जो लिख ले वो अगला वाला शुरू कर देना। वन टू 2 करिए y का इंटीग्रेशन। चलिए साहब आइए, तो मैं निकालता हूं y dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3 का dx के साथ में 1 से 2, तोड़ दीजिए इसको दोनों में, 4x का इंटीग्रेशन प्लस 3 का इंटीग्रेशन, लिमिट 1 से 2 1 से 2, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x n+1 अपॉन n+1, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट 4, 1 + 1 हो गया 2। अब x की जगह अपर लिमिट यानी कि 2 माइनस लोअर लिमिट, आ जाएगा, x की जगह 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर दो इसको। सिंपल, यश आगे समझ में, हाँ बोलते रहना है यार तुम लोग, ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे को कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। अगला करना एक बार, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा सुन लो, सुनो 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 सुनो, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि साइन x का इंटीग्रेशन dx के साथ होगा, तो साइन थीटा का d थीटा के साथ होगा, है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसी के हिसाब से चेंज होगी। तो अगर मैं ये साइन थीटा लिख रहा हूं और लिख रहा हूं कि थीटा की वैल्यू π/6 से π/3 तक है, टू π/3,
3। तो मुझे बताइए वाई डी थीटा। चलिए साहब, पहले मैं ये पाई समझा दूं, जिन लोगों को पाई नहीं पता होता है, कई बार किसी बच्चे को नहीं पता लगता है। तो पाई का मतलब होता है मेरे लाल 180 डिग्री। तो पाई बाय 6 हो गया 30 डिग्री और पाई बाय 3 हो गया 60 डिग्री। ओके, अब आइए, तो यहां मैं लिखता हूं साइन थीटा डी थीटा, छोटा कौन है पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्लियर। और थीटा की जगह आपको लिखना है एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 3 यानी कि कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है 1/2 माइनस कॉस पाई बाय 6 यानी कि कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। तो ये आपकी शायद आपने बोला था 1/2 माइनस 1/2, तो ये थोड़ा ना हुआ यार, ये तो अगर आप अंदर माइनस करोगे तो प्लस में हो जाएगा ना। √3/2 माइनस 1/2 इज योर आंसर, यानी कि √3 माइनस 1/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और पूछ लीजिए। अभी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सब कुछ सही हो सकता है। अगला करो। अब अगला ध्यान से करना है ना। ठीक है, मैं लिमिट नहीं दूंगा इसमें, इसलिए आप बिना लिमिट वाला करना। y इज इक्वल टू 4 साइन x माइनस 2/x। करिए इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? एक बार 4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस 2 तो कांस्टेंट ले लेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन। 4 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x माइनस 2। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x एट द बेस ऑफ e, तो ये हो गया माइनस 4 कोस x माइनस 2 log x। तो साथ में लगा दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर लिमिट दे देता है x की तो कांस्टेंट नहीं लगता। ये हो गया आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब लिखिए ग्राफिकल सेक्शन। टूल्स एंड टेक्निक में ग्राफिकल सेक्शन। सबसे पहली बात जो मैं बताता हूं कि किसी भी तरह का ग्राफ हो, y और x के बीच का ग्राफ है, आप 11th में हैं, 12th में हैं या आईटी या नीट, कहीं भी कोई भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ दो बातें सोचनी है। एक, उसका स्लोप यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप, और दूसरा इस कर्व का एरिया। ये अगर आपने ये पता कर लिया कि इस पर्टिकुलर जो ग्राफ है इसका एरिया या स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। स्लोप, फिजिक्स में स्लोप को हमने dy/dx से बताया हुआ है, यानी कि डिफरेंशिएशन से, और इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। मैथ्स में स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। एरिया को आप बताते हो इंटीग्रेशन से, हमेशा ये होता है। और अगर मैं मेरे शब्दों में बात करूं जो समझने में आसानी हो जाए, तो ये समझ जाना स्लोप होता है y एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज, और एरिया होता है y एक्सिस की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस की क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, सुनना, अगर मैं कहता हूं आपके पास v और i का कर्व है, ये रहा, तो बताइए इसका स्लोप किसको बताता है? तो आप बोलेंगे y एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज, यानी कि v अपॉन i, और v अपॉन i क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो मुझे ये पता लग गया कि इस कर्व का स्लोप जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वो है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल,
मैं कहता हूं ये आपके पास स्पीड और टाइम का कर्व है। मैं कहूं अच्छा इसका एरिया, सॉरी इस पे भी आ जाओ, एरिया होगा v इंटू आई। आप मुझे बताइए एरिया v इंटू आई किसका फॉर्मूला होता है 10th क्लास? बोलो। पावर P इज इक्वल टू वी आई। आगे बात समझ में? तो इस V और I का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को और एरिया V इंटू आई यानी कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड है, मैं स्पीड का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है मैं ये जानना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या होता है V अपॉन टाइम क्या होता है? कुछ नहीं होता, हाँ होता है एक्सीलरेशन, है ना, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका एरिया v इंटू टी, हाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लिख लीजिए इसको। आप बोलोगे सर एरिया कैसे निकलता है? सपोज करो आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसको करके लिख देना, आ जाएगा पावर आपका। तो एरिया वही निकलता है जैसा हमें फॉर्मूले पता है। हाँ अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो इसके इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमें ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसके फॉर्मूले पता है हमें एरिया के क्या होते हैं बस। अगर आपके पास रिलेशनशिप आता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, यूं कह दो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन y, 1 अपॉन x, तो इसका कर्व ऐसा खींचा जाता है और इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। ये आपने खींचा हुआ है बट आपको नाम नहीं याद होगा। इसी में फर्स्ट लिख लेना, सेकंड। अब बेटा y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा आएगा? वो भी सेम आएगा बट थोड़ा स्टीप हो जाएगा। वजह, अगर मैं x को डबल कर दूं तो y हाफ होगा, मतलब y की वैल्यू 10 से 5 हो जाएगी। लेकिन यहां मैं x को डबल कर दूं तो y 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर ये आपके पास 10 है तो 10/4 हो जाएगा यानी कि 2.5, तो बहुत जल्दी कम होगा, इसलिए थोड़ा सा स्टीप आता है ये। पैराबोला, पैराबोला ये ऐसा कर्व होता है, समझना, इसको बोलते हैं पैराबोला का माउथ। इस तरह के कर्व को पैराबोला बोलते हैं। अच्छा अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, पर ये माउथ रहेगा इसका। और अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो कर्व बनेगा पैराबोला। इसको पैराबोला की इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिक ये लिख लीजिए इसमें, ट्रिक लिखिए, पैराबोला का माउथ यानी कि मुंह, लिख लीजिए पैराबोला का मुंह उस और खुलेगा, पैराबोला का मुंह उस और खुलेगा जिसकी पावर कम हो, जिसकी पावर कम हो। सर इसका क्या मतलब है? चलो मुझे पता है x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा? y की पावर 2 और x की पावर 1, जिसकी पावर कम है, यानी कि ये कर्व ऐसा बनेगा। इसका मुंह x एक्सिस पर खुला है।
समझना, अगर मैं कह देता एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई है, तब इसका मुंह वाई एक्सिस की तरफ खुल जाता और कर्व ऐसा बन जाता। आइए, अगला जो ग्राफ है हमारा वो है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ, आपको पता है कि किसी भी ग्राफ की कोई ना कोई एक इक्वेशन होती है, जिसे मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और मैं y और x का कर्व खींचूं तो स्ट्रेट लाइन बनता है। कि सर हमें कैसे पता, हमें ये याद करना पड़ेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर ग्राफ की इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? इसमें y रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी एट y एक्सिस, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप जिसको हम tan थीटा से बताते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। x रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी एट x एक्सिस, और c रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेप्ट एट y एक्सिस या y इंटरसेप्ट। अब इस पूरे ग्राफ को समझने के लिए हमें ये दो चीजें ही समझनी है, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं स्लोप। बेटा स्लोप हमारे पास कई टाइप का हो सकता है, जैसे पहला जीरो स्लोप, दूसरा पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप। अब आपको पता है स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है तो जीरो स्लोप, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव स्लोप, और इनफाइनाइट आ रही है तो इनफाइनाइट। मैं पहले आपको ये दोनों समझा देता हूं। आपको पता है y और x के बीच का अगर कोई कर्व है तो उसका स्लोप जीरो तब आएगा जब उसका x एक्सिस से एंगल थीटा बनेगा, और थीटा होना चाहिए जीरो। अगर थीटा जीरो है तो tan थीटा भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के कर्व्स जो x एक्सिस के पैरेलल होते हैं जीरो स्लोप वाले कर्व कहलाते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना? स्लोप जीरो होने का मतलब होता है tan थीटा जीरो, और tan थीटा जीरो तब होता है जब थीटा जीरो होता है, और थीटा जीरो तब होगा जब वो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्लियर? आइए यहां पे, अब स्लोप इनफाइनाइट होना चाहिए। ये तब इनफाइनाइट होगा जब tan थीटा इनफाइनाइट होगा, यानी कि थीटा शुड बी 90 डिग्री और π/2, यानी कि ये कर्व हमेशा y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तभी तो थीटा 90 आएगा। ये देखिए, तो ये कर्व होते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। लिख लीजिए ये दोनों। आइए अब बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की। तो पॉजिटिव स्लोप कब आता है? जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और थीटा पॉजिटिव तब होता है जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच होता है। अब सोचिए ये कर्व्स कैसे आएंगे। ये कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं परपेंडिकुलर मत बनाना। ये इस तरह के कर्व जिनका x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनता है वो सारे आपके पॉजिटिव कर्व कहलाएंगे। इस लाइन का पूरी की पूरी लाइन भी कह सकते हो या सिर्फ इतना पार्ट भी कह सकते हो। इन सब का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव स्लोप कब जाएगा? जब tan थीटा नेगेटिव होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू शुड बी मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होगी, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तब। अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा देख लीजिए, इस तरह का। ये देखिए, इन सब में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा आएगी। ये सारी नेगेटिव स्लोप की लाइनें हैं, लिख लीजिए इसको। आइए अब बात करते हैं इंटरसेप्ट, यानी कि C। Y इंटरसेप्ट। Y इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 0 Y इंटरसेप्ट का मतलब ये
ओरिजिन से पास होगा, यानी कि हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, स्ट्रेट लाइन, इन सब का y इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, 0 पर, तो इन सब में c की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन पॉजिटिव इंटरसेप्ट वो होता है जब कोई लाइन इसको y एक्सिस पर पॉजिटिव में काटे, इस तरह से। हर वो लाइन जो पॉजिटिव y एक्सिस में कटता है उसके लिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है। नेगेटिव इंटरसेप्ट आपको पता लग ही गया होगा, हर वो लाइन जो यहां कटती है, इस तरह से। क्लियर? अगर मैं आपसे बोल दूं, ये बना दूं, आपसे बोलूं कि बताइए इसका इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये मत सोचना कि सर ये तो y एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, इसको आप इधर बढ़ा दीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि आगे जाकर के y एक्सिस पर कटने वाली है। क्लियर? और मैं ऐसे बना दूं कोई लाइन और बोलूं बताइए इसका इंटरसेप्ट कैसा है, तो आपको पता है कि इसको अगर नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहां कटेगा, यानी कि इसके लिए नेगेटिव c आएगा। और ठीक है, चलिए लिखिए इसको आगे और फिर इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आइए, आइए अब मैं आपको कुछ कर्व्स देता हूं जिसमें आप सिर्फ मुझे ये बता देना कि उसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप। ठीक है, चलिए। ओके, 6 कर्व्स हैं हमारे पास। ओके, तो इसमें बताइए, इसमें आपको दिख रहा है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और चूंकि एक्यूट एंगल है इसलिए इसका स्लोप भी कैसा जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप वाली ऐसी लाइन जो पॉजिटिव y एक्सिस पर कट रहा है, ये ग्राफ। इसमें देखिए स्लोप इसका नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और y एक्सिस पर ये बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका y इंटरसेप्ट 0 जाएगा इसका। तो इसको आप आगे खींच लीजिए, ये देखिए यहां कट रहा है, तो अगेन स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव आ रहा है। इसमें आइए, अब इस कर्व को मैं आगे खींच देता हूं इस तरह से। अब ये दिख रहा है मेरा स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसमें आइए, ये देखिए एक्यूट एंगल है, तो स्लोप इसका आ रहा है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट आ रहा है 0। इसको देखिए, स्लोप इसका क्या है 0, बट कट कहां आ रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इस तरह से। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन लिखिए। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कर्व खींचिए या y इज इक्वल्स टू सी भी खींच सकते हैं। ये कर्व्स की एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आइए, पहले वाले कर्व को अगर आप देखेंगे तो स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट 0 है, तो ऐसी लाइन जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए एक्स एक्सिस से और y एक्सिस को 0 पर काटे, यानी कि ये रही, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का। ठीक है, प्लस एम एक्स का ये वाला हो गया,
क्योंकि स्लोप ही तो पॉजिटिव करना है, और करना क्या है। थर्ड, नेगेटिव स्लोप वाली ऐसी लाइन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कटे, यानी कि ये वाली, ये देखो नेगेटिव स्लोप है और वाई एक्सिस को नेगेटिव काट रही। अच्छा, अब आप आंसर में सिर्फ इतना भी खींच सकते थे, ये भी वही कहलाएगा, सिर्फ इतना खींच सकते, कोई भी सेगमेंट इसका खींचा जा सकता था, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यानी कटनी नीचे चाहिए और ऐसी बननी चाहिए, यानी कि ये कर्व आ गया ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास चौथा, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू सी, यानी कि स्लोप इसका क्या आना चाहिए, 0 और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो 0 स्लोप वाली लाइन पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये रहा y इज इक्वल टू सी, और ये रहा आपके पास c। तो बस इस तरह से खींचते, लिख लीजिए इसको, और फिर एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन कीजिए। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का कर्व आपको खींचना है v और u के बीच में। चलो खींचिए, आइए। अब आपको यह दिख रहा है, सॉरी v और t के बीच में, खींचिए इसको। आइए, अब मुझे यहां पर इस कर्व में यह दिख रहा है कि v की वैल्यू t पे डिपेंड करती है, इसीलिए v y एक्सिस पे लिखा जाता है, और t होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो y एक्सिस पर v है, तो इसको मैं लिखूंगा y, ये x एक्सिस पर है, इसको मैं लिखूंगा x। मुझे पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो x का मल्टीप्लायर होता है वही स्लोप होता है, यानी कि ये रहा, ये मेरे पास स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरे पास इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस a, यानी कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, प्लस u, यानी कि ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ में पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ये कर्व होगा ये वाला, ये कर्व है v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, और ये c यानी कि y इंटरसेप्ट, यानी कि ये चीज हमारे पास है u। ये देखिए, क्लियर? इस तरह से इसके कर्व खींचे जाते हैं। और देखिए एक और, मैं आपसे बोलता हूं ई वी नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, किस लिए क्या है, कुछ नहीं है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, आप रहने दीजिए। क्या है, सिर्फ आप कर्व खींचिए, अब कर्व खींचना है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में, फ्रीक्वेंसी और वी नोट के बीच। चलिए शुरू हो जाइए। आइए, मुझे पता है y एक्सिस पे मुझे v नोट को रखना है, तो ये मेरे पास v नोट आएगा y, x एक्सिस पर ये है, इसलिए ये मेरे पास x हो गया, इसका मल्टीप्लायर हो गया m, और ये हो गया मेरे पास इंटरसेप्ट। बट दिक्कत ये है कि मेरी इक्वेशन है mx प्लस माइनस सी जो भी है, तो इधर सिर्फ y होता है, यहां e है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, v नोट h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नोट। अब देखिए, अब इसमें समझ में आ गया, तो हम इसको हटा देंगे। y एक्सिस में ये है, तो ये मेरे पास हो गया y, x एक्सिस में ये है, तो ये मेरे पास हो गया x, और ये मेरे पास आ जाएगा स्लोप, और ये हो जाएगा मेरे पास इंटरसेप्ट। आइए, ये प्लस है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन जिसका इंटरसेप्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये कर्व हो जाएगा ये वाला, इसका m स्लोप बताएगा h अपॉन e को, और ये बहुत फेमस कर्व है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के कर्व सबसे ज्यादा आते हैं, और ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव इंटरसेप्ट, यानी कि माइनस h न्यू नोट बाई e को रिप्रेजेंट करेगा ये। चल इसको लिखिए पहले। चलिए, तो अगला कर्व है हमारा इलिप्स। तो अगेन इलिप्स के लिए एक इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अगर आपको दिखती है इस तरह की कि एक्स एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन समथिंग का स्क्वायर,
y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो समझ जाना ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसमें इलिप्स कैसा है ये देखिए, ये होता है इलिप्स ओवल शेप में, ये x और ये y, तो x एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सम क्वांटिटी दैट इज a, ये है हमारे पास a, y एक्सिस की क्वांटिटी और y इंटरसेप्ट ये है हमारे पास b, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और ये इतना b है, ये भी b होगा इसलिए आधा है ये, तो सेमी मेजर एक्सिस, अगेन ये सेमी माइनर एक्सिस। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं इफ a इज मोर देन b, तो ये कर्व कैसे खींचेगा, इस तरह से, a बड़ा हो जाएगा b से। मैं आपको कहता हूं b इज मोर देन a, तो ये वाला खींच जाएगा कि b की वैल्यू बड़ी हो जाएगी a से। लेकिन थर्ड इक्वेशन में अगर मैं ये कह दूं कि a इज इक्वल टू b, मतलब अब ये क्या खींच गया, सर्कल खींच गया, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। सर्कल को मैं अलग से भी डील कर लेता हूं, चल इसको लिख लीजिए पहले आप। ये हमारा यूज होगा ग्रेविटेशन में सर्कल। अगला कर्व है सर्कल। लाइक मैंने अभी भी बोला a इज इक्वल टू b होना चाहिए, अगर मैं b इज इक्वल टू a रख देता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, जिसमें a बताएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्स वाई और ये साइड है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। सर्कल भी हमारे यूज होंगे आगे, एसएचएम में यूज होगा, आगे भी यूज होगा। तो ये इक्वेशंस अगर आपको याद हैं और अगर आप मैच कर लेते हो तो आपको पता लग सकता है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे यूज होगा मैं इसको आगे की तरफ यूज करता जाऊंगा।